फरवरी 2011। केरल के त्रिशूर जिले का वल्लथोल नगर रेलवे स्टेशन। सुबह के करीब 9:30 बज रहे थे। एर्नाकुलम शोरानूर पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से गुजर रही थी। आम दिनों की तरह ही लोग अपने काम पर जाने की जल्दी में थे, लेकिन इस आम सुबह में एक ऐसी भयानक घटना होने वाली थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ट्रेन के महिला डिब्बे में 23 साल की एक लड़की सौम्या भी सफर कर रही थी। सौम्या एक कंपनी में सेल्स गर्ल का काम करती थी और हर दिन की तरह वह काम पर जा रही थी। डिब्बा लगभग खाली था। यह ऐसी सिचुएशन थी जिसका फायदा उठाने के लिए एक दरिंदा इंतजार कर रहा था। उस दरिंदे का नाम गोविंदा चामी था, एक बदनाम क्रिमिनल जो रेलवे डिब्बों में चोरी और डकैती करने का आदी था। गोविंदा चामी, जिसने पहले अपना एक हाथ खो दिया था, ट्रेन के महिला डिब्बे में घुस गया। उसकी नजर सौम्या पर पड़ी। सौम्या चुपचाप बैठी अपने स्टेशन का इंतजार कर रही थी। गोविंदा चामी का इरादा साफ था, डकैती। उसने सौम्या का पर्स और फोन लूटने की कोशिश की, लेकिन सौम्या ने विरोध किया। एक जवान लड़की की हिम्मत और विरोध देखकर गोविंदा चामी का ईगो हर्ट हुआ और वह गुस्से से भर गया। ट्रेन धीरे धीरे वल्लथोल नगर स्टेशन से निकल रही थी। गोविंदा चामी ने सौम्या को धक्का दिया। ट्रेन से बाहर फेंके जाने के बाद सौम्या पटरियों के पास झाड़ियों में गिर गई। ये घटना इतनी तेजी से हुई कि किसी को कुछ पता नहीं चला। ट्रेन आगे बढ़ गई और सौम्या गंभीर चोटों के साथ वहीं बेहोश पड़ी रही। लेकिन गोविंदा चामी का बेरहम इरादा यहीं खत्म नहीं हुआ। वह ट्रेन से कूद गया और सौम्या का पीछा किया। उसने बेहोश और गंभीर रूप से घायल सौम्या के साथ ट्रैक के पास झाड़ियों में रेप किया। इस काम के बाद उसने सौम्या को वहीं छोड़ दिया और फिर गायब हो गया। कुछ देर बाद रेलवे कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने ट्रैक के पास एक लड़की को खून से लथपथ हालत में पड़ा देखा। सौम्या को तुरंत त्रिशूर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। उसके सिर पर गंभीर चोटें थीं और शरीर पर रेप के निशान थे। डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 5 दिन की लड़ाई के बाद 6 फरवरी 2011 को सौम्या ने आखिरी सांस ली। इस घटना ने केरल राज्य में टहलका मचा दिया। चलती ट्रेन में एक मासूम लड़की पर हमला किया गया और फिर उसका रेप किया गया और आखिर में उसकी हत्या कर दी गई। इस जुर्म की दहशत से लोगों में गुस्सा फैल गया। पुलिस ने भी तुरंत जांच शुरू कर दी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केरल पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाई। जांच टीम ने सबसे पहले ट्रेन के डिब्बे और क्राइम सीन की बारीकी से जांच की। उन्हें सौम्या के पर्स से गायब सामान और ट्रेन के डिब्बे में पड़ा कुछ सामान मिला। पुलिस ने आसपास के इलाकों में पूछताछ शुरू की। रेलवे स्टेशनों पर लगे CCTV फुटेज चेक किए गए। इस दौरान एक अहम सबूत मिला। ट्रेन के डिब्बे में सौम्या के बालों में गोविंदा चामी के बालों के कुछ टुकड़े मिले। इसके अलावा मौके पर मिले सबूत और सौम्या की बॉडी पर मिले DNA सैंपल गोविंदा चामी से मैच कर गए, क्योंकि गोविंदा चामी आदतन क्रिमिनल था और पहले भी पुलिस के शिकंजे में आ चुका था। लेकिन रॉबरी जैसे छोटे-मोटे क्राइम की वजह से वह अक्सर बेल पर छूट जाता था। इसलिए पुलिस के पास पहले से ही गोविंदा चामी के DNA सैंपल थे। पुलिस ने गोविंदा चामी की तलाश शुरू कर दी। उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था और वह ऐसे क्राइम के लिए बदनाम था। आखिरकार 3 फरवरी 2011 को पुलिस ने गोविंदा चामी को पलक्कड़ से पकड़ लिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद केस ने बड़ा मोड़ ले लिया। पुलिस ने गोविंदा चामी से गहराई से पूछताछ की और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। गोविंदा चामी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जल्दी से चार्जशीट फाइल कर दी। केस का ट्रायल त्रिशूर के एडिशनल सेशंस कोर्ट में शुरू हुआ। एडवोकेट सुरेशन P को पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया गया, जिन्होंने केस को बहुत सीरियसली लिया। कोर्ट में ट्रायल के दौरान पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने गोविंदा चामी के खिलाफ मजबूत सबूत पेश किए। सौम्या के शरीर से मिले DNA सैंपल, गोविंदा चामी के बालों के टुकड़े, गवाहों की गवाही और गोविंदा चामी का कबूलनामा, ये सारे सबूत गुनहगार को दोषी साबित करने के लिए काफी थे। बचाव पक्ष ने गोविंदा चामी को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की।
उसने दलील दी कि सौम्या ट्रेन से कूदी थी या गलती से गिर गई थी और रेप का आरोप झूठा है। लेकिन सरकारी वकील ने मेडिकल सबूत, फॉरेंसिक रिपोर्ट और हालात के सबूतों के जरिए बचाव पक्ष की दलीलों को गलत साबित कर दिया। इस केस का ट्रायल करीब 7 महीने तक चला। आखिर में 11 नवंबर 2011 को त्रिशूर की एडिशनल सेशंस कोर्ट ने गोविंदाचामी को दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसे सौम्या के रेप, मर्डर और रॉबरी का दोषी पाया। फैसला सुनाते हुए जज ने गोविंदाचामी के जुर्म को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। कोर्ट ने गोविंदाचामी को मर्डर के जुर्म में मौत, रेप के जुर्म में उम्र कैद और रॉबरी के जुर्म में 7 साल की सजा सुनाई। इस फैसले से सौम्या के परिवार और इंसाफ का इंतजार कर रहे लोगों को राहत मिली। गोविंदाचामी ने एडिशनल सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ केरल हाई कोर्ट में अपील की। सरकारी वकील ने भी हाई कोर्ट में मजबूती से केस पेश किया। उन्होंने सेशंस कोर्ट द्वारा पेश किए गए सभी सबूतों और दलीलों को फिर से पेश किया। हाई कोर्ट ने भी सभी सबूतों और हालात पर गौर किया। 17 दिसंबर 2013 को केरल हाई कोर्ट ने सेशंस कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने गोविंदाचामी को मर्डर, रेप और रॉबरी के जुर्म में भी दोषी ठहराया और उसकी मौत की सजा को बरकरार रखा। उसने दलील दी कि सौम्या की मौत ट्रेन से गिरने के बाद लगी चोटों की वजह से हुई थी और गोविंदाचामी का इरादा उसे मारना नहीं था, बल्कि सिर्फ उसे लूटना था। उसने कहा कि रेप का जुर्म ट्रेन से गिरने के बाद हुआ था और इसका सीधे तौर पर मर्डर के जुर्म से कोई लेना देना नहीं था। यानी जब गोविंदाचामी ने सौम्या को ट्रेन से धक्का दिया तो उसका इरादा उसे मारने का नहीं था और उससे लगी चोटों की वजह से उसकी मौत नहीं हुई। रेप के बाद लगी चोटें मौत की वजह थीं, लेकिन उन्हें मारने के इरादे से नहीं किया गया था। हालांकि सरकारी वकील ने दलील दी कि गोविंदाचामी का इरादा साफ तौर पर मारना था, क्योंकि उसने सौम्या को चलती ट्रेन से धक्का दिया और फिर उसके साथ रेप किया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन सब्र से सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर 2016 को एक चौंकाने वाला फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदाचामी की हत्या की सजा सेक्शन 302 को उम्र कैद में बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन यह साबित नहीं कर पाया है कि गोविंदाचामी का इरादा सौम्या को ट्रेन से धक्का देकर मारना था। कोर्ट ने कहा कि सौम्या की मौत ट्रेन से गिरने और उसके बाद रेप से लगी चोटों की वजह से हुई, लेकिन सेक्शन 302 के तहत हत्या का जुर्म साबित करने के लिए मारने का इरादा नहीं था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदाचामी को रेप सेक्शन 366 और रॉबरी सेक्शन 346 का दोषी ठहराया और उसकी उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। इस फैसले से पूरे देश में गुस्सा फैल गया। लोग, खासकर केरल में, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हैरान थे। सौम्या के परिवार और जनता ने इस फैसले को नाइंसाफी बताया। सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर इस फैसले की कड़ी आलोचना हुई। इंसाफ नहीं हुआ जैसी भावना आम थी। लोगों के गुस्से और सौम्या के परिवार के दबाव में केरल सरकार और सौम्या की मां ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन फाइल की। सरकारी वकील टॉम थॉमस और बाद में सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा ने इस मामले में बहस की। रिव्यू पिटीशन की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने फिर से जोरदार दलील दी कि गोविंदाचामी का इरादा साफ तौर पर हत्या करना था और उसके इस काम से सौम्या की मौत हुई। उन्होंने कहा कि उसे ट्रेन से धक्का देना और फिर उसका रेप करना एक ही क्रिमिनल काम था, जिसका नतीजा सौम्या की मौत था। हालांकि 23 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने भी रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी। कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को बरकरार रखा और फिर कहा कि हत्या के जुर्म के लिए जरूरी इरादा साबित नहीं किया जा सका। जस्टिस गोगोई ने साफ किया, हमें रिव्यू पिटीशन में कोई दम नहीं दिखता। हत्या के जुर्म के लिए इरादा साबित नहीं किया जा सकता। इस फैसले से सौम्या के परिवार और आम लोगों को बहुत निराशा हुई। हालांकि रेप और रॉबरी के आरोपों में गोविंदाचामी की उम्र कैद की सजा वैसी ही रही, जिसका मतलब था कि वह जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। सौम्या केस एक दुखद घटना है, लेकिन यह कानूनी लड़ाई लोगों के गुस्से और न्याय की मुश्किल प्रक्रिया का भी प्रतीक है। ये केस हमें याद दिलाता है कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा पक्का करना सबकी जिम्मेदारी है
और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा रखना भी बहुत जरूरी है।